हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। इस क्लास में आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी ही बात करते हैं। इस क्लास में आज आप 7.2 एक्सरसाइज के पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने 7.2 एक्सरसाइज का एक पार्ट कवर कर लिया है। और यदि अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक पहले ही बता रखा है। तो फिर बिना देर किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आप अपने एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे। और यदि आपको अपने एग्ज़ाम में 100% नंबर लाने हैं तो इस क्लास को आप बहुत अच्छे से देखें और सभी क्लासेस को हमारी आप अच्छे से देखना शुरू करें। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें पर्सनली मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। तो फिर आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक बार पढ़कर देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा हुआ है यदि बिंदु 1,2 और बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में जब भी आता है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लिखा है यदि एक बिंदु 1,2 मतलब बिंदु दिया है 1,2, फिर दूसरा दिया हुआ 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का क्या मान होगा। मतलब ये 4 पॉइंट दे दिए हैं आपको, 4 हमको निर्देशांक दे दिए हैं, या हम ये कहें कि 4 कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए हैं और इन चारों कोऑर्डिनेट से मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है, मतलब एक पैरेललोग्राम बनाया जाता है। और ये बनाने के बाद, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये बनाने के बाद कहते हैं इन चारों पॉइंटों को एक ही क्रम में लेना है और उसके बाद x और y का मान भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है ये हम आपको अभी बताना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 भुजाओं वाला एक चतुर्भुज बना दिया। उसके बाद इन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं और कहा है कि इसी क्रम में आपको लेना है। तो कहीं से भी आप शुरू कर दीजिए, हमने यहाँ से शुरू किया। अब ए यहाँ ले लिया है तो ऐसा मत कीजिएगा कि बी यहाँ पर ले लो, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ए हो गया, ये बी हो गया, उसके बाद सी हो गया और इसके बाद डी हो गया। ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं इन्होंने 1,2 दिया है, बी के निर्देशांक इन्होंने दिए हैं 4,y, उसके बाद सी के निर्देशांक फिर कहे हैं x, 6 और उसके बाद डी के निर्देशांक दे रखे हैं इन्होंने 3,5 ये दे दिया है। और उसके बाद कह रहे हैं इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। इसका ये मतलब हुआ कि एक ये पैरेललोग्राम को बनाएंगे। और क्या कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू को फाइंड करो। एक बात बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, कोई भी अगर समांतर चतुर्भुज बनता है तो इसका जो ये वाला विकर्ण होता है और इसका जो ये वाला विकर्ण होता है, जहाँ पर भी आपस में कट करेंगे वहाँ पे हम लोगों को जो है मेरा प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा, वो दूरियां आपस में बराबर होती हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको मिला दें और इसको मिला दें तो जो हमारी ये वाली दूरी होती है और ये वाली दूरी होती है बराबर होगी, और ये वाली दूरी होगी और ये वाली दूरी आपस में बराबर होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए से लेकर सी के बीच में एक कोई बीच में पॉइंट मिलेगा जिसको हम कुछ भी नाम दे दें। हमने मान लीजिए कि उसको ओ नाम दे दिया। उसके बाद ये जो दिया हुआ डी और इसके बाद ये हो गया बी, इसके बीच में भी ये एक पॉइंट मिलेगा जिसको ओ नाम दिया। अब इसे क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो अब देखिए क्या सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, हमें सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमें दे रखा है इन्होंने समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इन्होंने दिए हैं। चतुर्भुज के शीर्ष कौन कौन से शीर्ष दे रखे हैं उनको आप लिख दीजिए, 1,2, फिर उसके बाद दूसरा दिया हुआ है हमें 4,y, फिर उसके बाद तीसरा दिया हुआ है x, 6 और उसके बाद चौथा दे रखा है इन्होंने 3,5 है, ये हमें दे रखा है। उसके बाद इसको हम हल करें तो हल में हम यही चीज़ लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमने लिखा है समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ हो गई है, आपको समझ में आ गई होगी कि जो AC का जो मध्य बिंदु होगा वो BD के मध्य बिंदु के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि AC के बीच में आया है O और BD के बीच में भी क्या आया है, O आया है, और दोनों O दो हैं, वो दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के सेम जो है पॉइंट है। इसका मतलब कह सकते हैं AC का भी मध्य बिंदु O है और BD का भी मध्य बिंदु क्या है, O है। तो हमने यहाँ पर लिखा AC का मध्य बिंदु, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने AC का मध्य बिंदु, और उसके बाद AC हो गया और ये BD हो गया, तो हमने यहाँ पर लिखा BD का मध्य बिंदु। आपको पता है कि वो बीच में ही लाई करेगा, है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ AB और AC और मिड पॉइंट ऑफ BD। अब AC का मध्य बिंदु क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है x1 प्लस x2/2। उसके बाद आपने फिर पढ़ा है कि x1 प्लस x2/2 और उसके बाद कॉमा y1 प्लस y2/2 ऐसे पढ़ा है। फिर उसके बाद BD का भी यही सेम फार्मूला होगा, x1 प्लस x2/2, उसके बाद कॉमा y1 प्लस y2/2। देखिए ये x2 प्लस x1 भी हो सकता है, y2 प्लस y1 भी हो सकता है, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। अब अगर हम AC में ध्यान दें तो हमारा ये x1 हो गया, देखिए ध्यान से, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। x1 की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे AC के लिए, और x2 की वैल्यू x है तो यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद y1 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कितनी है, 2 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे अब हम लोग, पहले इसको हमने ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दिया। इसके बाद इसको देखेंगे BD, ये BD का मध्य बिंदु है, तो ये हमारा किसी को कुछ भी मान सकते हैं। ये हमने x1 माना, ये y1 माना, ये x2 माना और ये y2 माना। अब हमने क्या किया, देखिए ये हमारा देखें तो x1 बराबर 4 है तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद y1 की x2 कितनी वैल्यू है, कितनी है आपकी, जो है 3 है। इसका मतलब हम लोग 3 लिखेंगे और बटे में कितना, 2 लिखेंगे। उसके बाद y1 की वैल्यू y है और y2 की वैल्यू कितनी है, 5 है। इसका मतलब y प्लस 5 हो जाएगा, बटे में कितना, 2 हो जाएगा। अब आप देखें अगर ध्यान से तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, जो ये वाला है, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। मतलब भुज और कोट की हम लोग तुलना कर दें तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भुज व कोट की तुलना करने पर, भुज व कोट की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया भुज व कोट की क्या करने पर, तुलना करने पर। भुज मतलब क्या हो गया, भुज हमारा एब्सिसा हो गया और कोट क्या हो गई, ऑर्डिनेट हो गई। हमने दोनों को कंपेयर कर दिया। तो आप देखें कि यहाँ लिखा है 1 प्लस x/2, तो हमने इसको लिखा 1 प्लस x/2, और ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, इसका भुज इसके भुज के बराबर, इसकी कोट इसके कोट के बराबर। क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो आपको पता है कि जो इसका आएगा मध्य बिंदु वो इसका भी मध्य बिंदु होगा। अब हमने इसकी तुलना कर दी तो ये हो गया, देखिए 4 + 3/2, तो हम लिख देते हैं वरना आपको बाद में समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आ गया। उसके बाद ये भुज की तुलना हो गई। कोट की तुलना करें तो 2 + 6/2, तो हमने इसको लिखा 2 + 6/2, और इसको देखें y + 5/2, बराबर में हमने लिखा y + 5/2। अब देखिए ज़रा ध्यान से, तो 1 + x जुड़ेगा नहीं, तो ये 1 + x हो गया। क्यों नहीं जुड़ेगा, ये अचर है और ये चर है। और उसके बाद देखिए ध्यान से, तो 4 × 3 कितना हो गया, 7, 7/2। उसके बाद इसको देखें तो 6 और 2 कितने हो गए, 8, 8/2, और ये हो गया y + 5/2। तो हम फिर देखें ज़रा ध्यान से, तो ये हो रहा है इसके साथ गुणा, तो इसको जब हम इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 + 2x हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 2 जो हमारा इधर लिखा है ये उधर जा सकता है। इसका मतलब 14 - 2 हो गया। तो 14 में 2 चले गए, कितने बचे, 12, और ये हो गया 2x। इसका मतलब x बराबर 12/2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 6 आ जाएगा।
x की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब किसकी वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू। तो देखिए क्या करते हैं, अब चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, 2 1 कम 2 और 2 4 को 8 कर दिया। फिर इसका y + 5 का 1 से गुणा होगा तो y + 5 ही आएगा, और 4 का 2 से होगा तो 8 आएगा। इसका मतलब y की वैल्यू आएगी 8 - 5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई हमारी 3, x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है कि अतः x = 6 और y = 3। देखिए, अगर आपको समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप इस बात को याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब दोनों के जो विकर्णों के मध्य बिंदु होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार हमने AC का मध्य बिंदु लिखा और BD का मध्य बिंदु लिखा। उम्मीद है इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर शो होने वाला ही है, और वो क्वेश्चन क्या है, आपके पास बुक है, आप उसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, इसे एक बार हम पढ़कर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और उसके बाद फिर लिखा हुआ है जहां AB एक वृत्त का व्यास है। फिर लिखा हुआ है कि जिसका केंद्र कितना है, 2, -3 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि बिंदु A के निर्देशांक हमसे पूछे जा रहे हैं। फिर लिखा हुआ है कि जहां AB क्या है, वृत्त का व्यास है, और वृत्त का व्यास आपको पता ही होता है कि क्या है, नहीं पता है तो अभी हम बताते हैं आपको। फिर लिखा हुआ है जिसका केंद्र कितना है, 2, -3 है। फिर लिखा है तथा B के निर्देशांक कितने हैं, 1, 4 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है। चलिए करते हैं। देखिए, हमने बनाया एक अपना वृत्त, और वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सबको पता है कि वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल बोलते हैं। तो ये जो सर्कल हमने बनाया है, इसका जो हमारा सेंटर है उसको उन्होंने कुछ और नाम दिया है, और जो हमारा इसका व्यास है वो उसको नाम दे रखा है इन्होंने, A इधर है और B इधर है। इस A के निर्देशांक ही हमसे पूछे जा रहे हैं, तो हमने इस A के निर्देशांक को मान लिया x1, y1, और B के निर्देशांक हमको दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 1, 4 दे रखा है, तो हमने इसको 1, 4 लिख दिया। और बीच में जो केंद्र है उसके निर्देशांक कितने दिए हैं, उसके निर्देशांक 2, -3 दिए हैं। तो अगर जो ये केंद्र हमको दिया है इसको हम अगर O मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब आप जानते हैं कि जो भी वृत्त बनता है, केंद्र जो स्थित होता है वो बीच में स्थित होता है, और A से लेकर O तक की जो दूरी होगी वो भी वृत्त की त्रिज्या होगी, O से लेकर B तक जो दूरी होगी वो भी वृत्त की त्रिज्या ही होगी। इसका मतलब AO की दूरी बराबर BO की दूरी के बराबर होगी, कह सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे ना तो क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लगा दें कि AO की दूरी बराबर BO की दूरी की जगह पे कर दें, ये जो O है ना उसको मध्य बिंदु मान लें, और ये वाले x1 y1 इसको x2 y2, और सॉल्व कर दे, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या कर दे कि जो केंद्र है इसको लिख दे ये मध्य बिंदु है। समझ में आ रही बात कि ये हमारा क्या है, हम लोग लिखें O क्या है हमारा, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के क्या लिख दे हम लोग, निर्देशांक। बहुत आसान क्वेश्चन है, और जब भी आता है ना ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का मिलेगा। तो हमने लिखा O और उसके बाद कर दिया मध्य बिंदु, ऐसे कर दिया ताकि ये O के निर्देशांक भी हो जाए। बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा है कि x1 + x2/2, फिर पढ़ा है आपने y1 + y2/2, इतना ही फॉर्मूला पढ़ा ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये x1 y1 हो गया, इसको हम लोग x2 और y2 मान लें, तो x1 तो x1 ही है, हमने इसको x1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप प्लस लगा दीजिए, x2 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 1 है, फिर बटे में कितना 2 है। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 ही है, हमने इसको y1 लिख दिया। उसके बाद देखिए y2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, ऐसे लिखा, और बटे में 2। लेकिन मध्यबिंदु के निर्देशांक हमको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 2, -3। क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब बात यह है कि यही फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया। हमने बताया ना कि जो O है ना वो मध्य बिंदु है, और जो मध्य बिंदु होता है उसका फॉर्मूला यही होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा भुज है,
ये भी मेरा भुज है, ये मेरी एब्सिसा है, ये भी मेरी एब्सिसा है, ये मेरा कोट है और ये भी कोट है। इसका मतलब ये भी ऑर्डिनेट है और ये भी ऑर्डिनेट है। क्लियर बात? इसका मतलब ये इसके बराबर है। हम लोग लिख दें भुज व कोट की तुलना करने पर, भुज व कोट की क्या करने पर? तुलना करने पर, तुलना करने पर। अगर हम लोग इसकी तुलना कर दें तो लिख सकते हैं कि ये वाला इसके बराबर है, या हम लिख दें ये वाला इसके बराबर है। तो हमने इसको लिखा ये वाला इसके बराबर है, बीच में लाइन खींची, हमने लिखा 2 किसके बराबर है? x1 + 1 के बराबर है और अपॉन में 2। अब इसको ध्यान से देखें तो 2 के नीचे यहाँ पर लिखा है 1, तो इसका मतलब इसको अगर गुणा करें तो x1 + 1 और 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया। इसका मतलब x1 बराबर आएगा 4 - 1। इसका मतलब x1 बराबर आ गया आपका कितना आ गया है? आप कहेंगे सर 3 आ गया है। उसके बाद अगर ध्यान से देखें इसको हम लोग 3 के साथ लिखें तो हम लोग लिखेंगे -3 बराबर y1 + 4 बटे में कितना? 2। अब ध्यान से देखें तो -3 के बटे में 1 लिखा है, तो y1 + 4 का गुणा 1 से होगा तो y1 + 4 ही हो जाएगा। और 3 दूना कितना हो गया? -6। इसका मतलब y1 बराबर कितना हो गया? -6 और 4 उधर गया तो माइनस में, इसका मतलब y1 बराबर आ गया -10। लेकिन अभी यहाँ से आंसर मेरा पूरा नहीं हुआ है। हम लिखेंगे a के निर्देशांक, और a के निर्देशांक आपने माने हैं x1 और y1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः a के निर्देशांक, क्या लिखेंगे हम लोग? बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। हम लोग लिखेंगे अतः a के निर्देशांक x1, y1, और x1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कि कितनी आई थी आपकी? 3 आई थी। और y1 की वैल्यू कितनी आई थी? -10। इसका मतलब 3, -10, और यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो फिर फंस जाते हो आप लोग, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और सॉल्व नहीं होते। इसलिए बहुत आराम से देखना है। अभी तो मैंने 6ठा और 7वां क्वेश्चन बताया है, अब बारी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 8 की। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी अभी बस आपको स्क्रीन पर शो होने वाला ही है, वो क्या है एक बार अपनी बुक में आप देखिए, और अगर बुक नहीं है तो आपको स्क्रीन पर दिख गया है, आप वहाँ पर देखिए। लिखा है यदि, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है यदि a और b क्रमशः a की वैल्यू दी है -2 और उसके बाद -2, उसके बाद लिखा है b की वैल्यू दी है 2,4 हो, मतलब a की दे दी, b की वैल्यू दे दी। अब ये a b है क्या? मुझे क्या पता, पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा ना। अब देखो क्या है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। अब ये P क्या है? आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा है ताकि AP बराबर 3/7 AB हो, 3/7 AB हो। और 3/7 AB का मतलब ये हुआ कि हमारी, देखिए बहुत ध्यान से, A दिया है और B दिया है, और पूछा हमसे B, और फिर पूछा P के निर्देशांक। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, हमको दिया है इन्होंने AP बराबर 3/7 AB। इसका क्या मतलब हुआ? AB के कितने खंड हो रहे हैं? 3/7 खंड हो रहे हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ इनमें से कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे बताइए मुझे कौन बड़ा है। अगर 7 को हम इससे गुणा, देखिए यही तो इंपॉर्टेंट बात है, वरना क्वेश्चन तो रटा रटाया अभी कहीं से आप देख लो कर लोगे। लेकिन बस समझना यह है कि हमको एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, कैसे हमको पता चलेगा कि हमको यही करना है। देखो ध्यान से, 7 को इससे गुणा कर दो तो 7 AP आएगा, है ना। अब उसके बाद 3 AB लिखा है। क्या इतनी चीज़ समझ में आई? समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम देखें तो AP का गुणा 7 से हो रहा है, AB का गुणा 3 से हो रहा है, दोनों क्या हो गए? बराबर। अब हम कहें हम 1 हो गए और तुम 2 हो गए, इसका मतलब मेरा गुणा 7 से हो, आपका गुणा 3 से हो और दोनों बराबर हो। इसका मतलब हम छोटे थे ना, तभी तो 7 से गुणा करके आपके बराबर किया जा रहा है और आपको 3 से किया जा रहा है। इसका मतलब AB बड़ा है क्योंकि उसको छोटी संख्या से गुणा करके इसके बराबर लिख रहे हैं। समझ में आई ना बात? इसका मतलब AB बड़ा है और AP छोटा है, इसलिए जो उन्होंने P के निर्देशांक पूछे हैं ना, वो P जो है वो AB के बीच में स्थित है। क्या ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई है तो अब डायग्राम बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। हमने कहा कि ये क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है। A और B कोई एक रेखा है, ठीक है, A और B एक कोई रेखा है। इसको हमने देखा और हमने अंदाजा लगाया कि AP मेरा छोटा है, इसका मतलब P इसके अंदर है। बहुत ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो क्या हम बाहर नहीं ले सकते थे? ले सकते थे ना, लेकिन हमने देखा, इसको तुलना की और देखा कि AB मेरा बड़ा है, इसलिए P वाला पॉइंट अंदर होगा। आई बात समझ में?
कहीं से भी आप देख सकते हैं, रटा रटाया तो कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि आप इसको समझोगे कैसे। क्लियर है इतनी बात? अगर ये नोट करना है तो आप कर सकते हैं पीछे बैक करके। तो अब इतना दिया है और P कहाँ पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब बहुत ध्यान से देखिए आगे क्या लिखा है। फिर लिखा है A के निर्देशांक दिए हैं, कितने दिए हैं, -2, -2, और B के भी दिए हैं, B के दिए हैं 2, -4। अगर एक बार हम इसको इंग्लिश में पढ़ दें तो क्या है, ज़रा पढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ है इफ़ A एंड B आर, 2 पॉइंट दिए हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP = 3/7 AB। वही बात कि तुलना की और पता लगाया कि AB बड़ा है और AP छोटा है। फिर उसके बाद पूछा है P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, मतलब कहा था कि AB के बीच में वो लाई करेगा। फिर उसके बाद हम लोगों को से क्या कह रहा है कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अभी यहाँ पे A हो गया, ये P हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया। अगर हम लोगों को इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन विभाजन सूत्र में ज़रूरत पड़ती है अनुपात की। और अनुपात कहाँ से मिलेगा? अगर हम लोगों को AP/PB दिया होता तो वही तो अनुपात होता, लेकिन इन्होंने तो कुछ और दे दिया है। जो दे दिया है उसी से हमें AP/PB को निकालना होगा। तो हमने क्या लिखा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, हमने क्या लिखा, दिया है और मुझे क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि AP बराबर क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दे रखा है इन्होंने 3/7 और AB ये दे रखा है। बहुत ध्यान से समझने की अब कोशिश करना। हमें क्या चाहिए, AP/PB चाहिए। बहुत ध्यान से देखना, अब यहाँ लिख देते हैं AP/PB निकालना है, ये हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो AP तो दिया है, ठीक है, तो हमने AP लिखा, AP को AP ही ऐसे नोट कर दिया, बना बनाया मिल रहा है। AB को ले आए हम नीचे, तो ये हो गया AB और ये हो गया 3/7। अब हम लोग देखें अगर ध्यान से तो A से लेकर B के बीच में 2 खंड हैं, एक है AP दूसरा है PB। तो हमने इसको लिखा AP तो AP रहा और इस AB को लिखा हमने AP प्लस का PB और उसके बाद 3/7। क्या इतनी चीज़ समझ में आई है? अगर आई है तो मुझे बताएं कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर ध्यान से इसको देखें तो ये लासा जैसा तो लग रहा है, लेकिन आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि AP/AP कर दो, AP/PB कर दो, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लासा ना जोड़ वाला निशान ऊपर होना चाहिए, इसलिए अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा AP/में OAP और प्लस PB और बटे में AP, और उसके बाद इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा तो 7/3, मतलब इसका उल्टा कर दिया और इसका उल्टा कर दिया, दोनों को उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे कर दिया? क्या कोई रूल लगाया या फिर रटा रटाया कि उल्टा कर दिया? अरे रटा रटाया उल्टा नहीं किया है, हमने इसको इससे गुणा किया है और इसको इससे गुणा किया है, उसके बाद फिर हमने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए हमने क्या कहा, उल्टा कर दो, बस खत्म। तो इतनी चीज़ क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, लासा जैसा लग रहा है। तो हमने क्या किया, AP/AP कर दिया है ना, और प्लस PB/AP कर दिया। देखिए 2 हिस्सों में टूट गया। अब फिर लासा ले लो, फिर वही आ जाएगा। और ये लासा का मतलब जानते हो ना, LCM। इतनी चीज़ हो गई। AP से AP गया कट, AP से जब AP कट गया तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 1। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बचता है, बचता है 1 प्लस PB/AP। ध्यान से देखो, कुछ कुछ आ रहा है, बस उल्टा ही लिखा है, और इधर लिखा हुआ है 7/3। हमने इसको लिखा PB, बटे में क्या लिखा, AP। फिर उसके बाद ये हो गया 7/3 और 1 को ले गए उधर और माइनस हो गया। इसका मतलब अगर लासा लेके घटा दें तो 7 - 3 होगा, और 7 में 3 चले गए 4, 4/3, और यहाँ क्या है, PB/AP, और ये क्या है, PB/AP। लेकिन हमने क्या कहा था, हमें निकालना क्या है, AP/PB, और आया है PB/AP। इसका मतलब अगर उसको भी उल्टा कर दे, हम इसको लिख दे AP/PB, तो ये हो जाएगा 3/4। क्या बात समझ में आई? इतनी हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो अनुपात की ये जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 3 दिया है, और ये कितना है, 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को अनुपात मिल गया है, और अनुपात क्या मिला है,
AP अनुपात PB बराबर 3:4, या हम इसको कह सकते हैं कि M अनुपात N बराबर 3:4। अनुपात पता हो गया है, ये दो अंत बिंदु हमको पता है, मतलब स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला हमें पता है। तो अब हम लोग बहुत आसानी से इसमें विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगा दें और इसको हल कर दें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे P के निर्देशांक, हम लोग लिखेंगे अब क्या, अतः, यहाँ पे अतः लिख लीजिएगा आप, अतः P के क्या निर्देशांक, मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता है M प्लस N और उसके बाद M प्लस N, फिर कॉमा होता है M प्लस N और उसके बाद फिर M प्लस N होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी होता है, क्या होता है, x2y, और ये होता है x2 और ये होता है x1, फिर यहाँ पे y2 और ये होता है y1। अब अगर ध्यान से देखें तो m का मान है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, और x2 x1 देखते हैं क्या है। तो ध्यान से अगर आप इसको देखें तो x1 की वैल्यू हमारी ये है x1, और ये y1, और ये क्या है x2 है और ये y2 है। डायग्राम में ही सब कुछ बना दीजिएगा। x1 की वैल्यू कितनी है, लेकिन हमें यहाँ x2 रखना है, x2 की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -4, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। उसके बाद देखा कि n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ध्यान से देखें आप, तो n की वैल्यू 4 है, 4 लिखा। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है हमारे पास -2, और बटे में कितना लिखा, बटे में 3 प्लस 4, कॉमा लगाया। m की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 3 है। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू मेरी कितनी है, -4, मैंने कुछ गलत किया, x2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। उसके बाद देखो 3 हो गया, y2 की वैल्यू कितनी है, -4, और प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 4, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू हमारे पास है -2। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। देखो ज़रा ध्यान से, 3 4 3 4 3 4 3 4, और ये क्या x2 जो कि कितना था, x2 की वैल्यू कितनी थी, 2, x1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू -2। क्लियर इतनी बात। अब क्या करें, थोड़ा सा सॉल्व कर लें। अब देखो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, तो लाइन खींचा और लिखा 6, ऐसे खींचा। उसके बाद देखो ध्यान से, फिर ये 6, उसके बाद 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस का 8 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और नीचे हो गया 7, कॉमा लगाया। उसके बाद देखो जरा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 3 चौको कितने हो गए, 12, तो माइनस के 12 हो गए। फिर उसके बाद 4 दूनी कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, और बटे में 4 3 कितना हो गया, 7। यहाँ से देखें तो माइनस का 2/7, और इसके बाद इसको देखें तो माइनस का 20 बटे कितना, 7। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो P के निर्देशांक थे वो कितने आ गए, -2/7 और 20/7। देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं ना, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें करना क्या है, इस बात को सोचना होता है। अगर आप इतना ही सोच ले गए तो क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें चाहिए था ये रेशियो बटे ये रेशियो। अगर ये रेशियो दे देते तो क्वेश्चन कितना आसान होता, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। हमें रेशियो अपने आप निकालना है, और जब रेशियो अपने आप निकालना है तो बस वहीं पे क्वेश्चन कठिन हो गया है। अगर आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा एक बार समझ लें तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं था। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको बस तुरंत अभी स्क्रीन पर शो होने वाला है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को ना एक रेखाखंड दिया है, और उस रेखाखंड को ना 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए कहा गया है। एक रेखाखंड दिया है और उस रेखाखंड को कह रहे हैं कि 4 हिस्सों में डिवाइड करो। देखिए क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं ए दिया हुआ है -2,2, फिर लिखा हुआ B 2,8, फिर लिखा हुआ है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब कोई एक A पॉइंट दिया है, कोई दूसरा B दिया है, और कोई एक इसे 4 हिस्सों में बराबर बांट देते हैं। फिर उसके बाद जब 4 हिस्सों में बराबर बांट देते हैं तो उनके हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। क्या करना है पढ़ के अभी तुरंत बताने वाले हैं। इसे एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब 4 बराबर भागों में बांटने के बाद उनके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9, और इससे
कह रहे हैं कि कोई एक लाइन है, तो हमने एक ये लाइन खींची और इस लाइन में हमने ये वाला ए ले लिया और ये ले लिया हमने बी, ठीक है। अब इस ए के निर्देशांक इन्होंने दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं आपको, दे रखे हैं -2,2, कितना है -2,2, और बी के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 2,8, तो ये दे रखे हैं इन्होंने 2,8। अब कहा है कि इनको 4 बराबर भागों में बांटो, तो देखो जरा ध्यान से, इनके 4 खंड करने हैं, मतलब बीच में हमें कोई 3 पॉइंट ढूंढने होंगे। तो ये हमने एक ढूंढ लिया, ये दूसरा ढूंढ लिया, ये तीसरा ढूंढ लिया। अब देखिए जरा ध्यान से, ये ए हो गया, इसको अगर हम नाम दे दें तो पी दे दें, इसको क्यू दे दें और इसको आर दे दें। हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, हमें क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और हमें आर के, मतलब पी क्यू और आर के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये है आपका पेन और इसे अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो आपका, अगर ये वाला हम पूछे, ये पहला हिस्सा, ये यहाँ से आए बीच में, फिर इधर आए तीसरा, फिर ये चौथा हिस्सा, इस हिस्से पे जब आप खड़े होंगे तो क्या होगा, आपका इधर जो वैल्यू होगी वो 1 होगी और इधर कितनी होगी 3 होगी। बीच में आएंगे तो 2 और 2 होगी, यानी हाफ हाफ होगा। फिर उसके बाद इधर आएंगे तो 3 और 1 होगी। समझ में आई बात? इसका मतलब हम लोग सबसे पहले लिखें कि हमें दिया क्या है। हमें इन्होंने दिया है, दिया हुआ है ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, इतना दिया है। तो हम लोग लिख लेंगे ए के निर्देशांक इन्होंने हमको दे दिए हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए अंत तक आप जरूर देखें इसे। ए के निर्देशांक -2,2 हैं और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं, मतलब बी के जो निर्देशांक हैं वो कितने हैं, आप कहेंगे बी के कोऑर्डिनेट 2,8 है, ये दे दिया है। अगर हम इसको तोड़ दें तो हम लोग लिख सकते हैं x1 और y1। तो x1 मेरा कितना है -2, y1 कितना है 2 और x2 कितना है, आप कहेंगे x2 बराबर ये 2 है और y2 बराबर कितना है 8 है। इतनी बात क्लियर? अब इसे हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे p के निर्देशांक। तो देखिए ला, लिखेंगे बिंदु P के लिए अनुपात, बिंदु अनुपात तो आप समझ गए ना, यहाँ पे रहेंगे। अगर 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो ये हमारा इधर, तो ये हो गया 1:3। Q के लिए 2:2, फिर R के लिए 3:1। समझ में आ रही बात? P के लिए 1:3, Q के लिए 2:2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खड़े होंगे तो 2 इससे इधर 2 इधर, 2:2। R के लिए 3 इधर 1 उधर, मतलब R के लिए होगा 3:1, Q के लिए 2:2 और इसके लिए 1:3 होगा। अनुपात समझ जाए बस, आप सब कुछ कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए क्या होगा, अनुपात M/N बराबर कितना, 1:3 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ना करें, डैश लगा कर करें, तो क्या कर दें, M/N बराबर 1:3 होगा। अब इसको हम जरा हल करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P के क्या निर्देशांक। अगर P के निर्देशांक हमें निकालने हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे फॉर्मूला mx2 + nx1, फिर उसके बाद m + n, फिर कॉमा लगाया my2 + ny1 और उसके बाद m + n हो गया। अब ध्यान से अगर आप देखें तो m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 3 है, तो हमने लिखा 1, फिर उसके बाद प्लस लगाया, प्लस उसके बाद फिर लिख दिया हम लोगों ने 3, फिर उसके बाद हमने लिखा 1 + 3। हम ऐसे ही लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 1 + 3 और नीचे लिख दिया 1 + 3। अब देखिए ध्यान से, तो x2 का वैल्यू कितना है 2, तो हम गुणा लगाकर क्या लिख देंगे, गुणा लगाकर 2 लिखेंगे। फिर x1 का वैल्यू कितना है -2, तो गुणे लगाकर -2। उसके बाद देखें तो y2 का वैल्यू कितना है 8, तो गुणा लगाकर 8। उसके बाद y1 का वैल्यू कितना है 2, गुणा लगाकर 2 लिख दिया, ठीक है। अब 2 एकम कितना हो गया, 2 एकम 2 हो गया। उसके बाद 3 दूना कितना हो गया, 3 दूना आपका -6 और नीचे कितना 4 हो गया। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद देखो 8 एकम 8 हो गया और उसके बाद 3 दूना कितना 6 हो गया और उसके बाद नीचे हो गया 4। 2 में 6 चले गए और जैसे ही 2 में 6 जाएंगे आप क्या कहेंगे कि 2 में जैसे ही 6 चले गए तो -4 बचे कि नहीं बचे, और ये हो गया 4। फिर उसके बाद देखो 8 6 कितने, 8 और 6 14/4। 2 से इसको काटो, 4 से 4 तो खत्म, इसका मतलब -1 बचा। और उसके बाद 14, 2 से काटो इसको 2 और ये हो गया 7, मतलब 7/2। तो ये हमारा कौन सा आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। पहला आंसर क्या है, बिंदु P के निर्देशांक आ चुके हैं। अब हम लोग बिंदु Q के निर्देशांक को फाइंड करेंगे। अब देखो जरा ध्यान से क्या लिखेंगे, बिंदु Q के लिए
क्या लिखेंगे, पुनः बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए क्या लिखेंगे, Q के लिए m अनुपात n बराबर 2 इधर 2 उधर, मतलब 2 अनुपात 2 लिखेंगे। अब फिर वही फॉर्मूला, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, हम लोग लिखेंगे कि कौन सा बिंदु है, Q, Q के क्या, निर्देशांक। और देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो Q के निर्देशांक क्या लिखेंगे फॉर्मूला, m x2 प्लस n x1, और उसके बाद फिर उसके बाद m प्लस n कॉमा लगाया, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इतनी बात क्लियर है आपकी। ये हम लोगों ने अपना फॉर्मूला लिख दिया। देखिए गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश हो नहीं रही है। उसके बाद देखो m की वैल्यू कितनी है, 2, फिर उसके बाद फिर 2, फिर नीचे लिखा 2 प्लस 2, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 2 प्लस में फिर 2, फिर नीचे 2 प्लस 2, क्या कर दिया, mn की वैल्यू रख दी। अब x2 और उसकी वैल्यू रखेंगे, x2 की, x1 की, y2 की, y1 की। अब देखो ज़रा ध्यान से, तो x2 का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे सर 2 है, x1 का वैल्यू -2 है, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे -2। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद x2 हो गया, y2 की वैल्यू बताओ कितनी है, y2 की वैल्यू है 8 और y1 की वैल्यू है 2, तो ये इतना हो गया। अब देखो 2 दूनी कितना, 4, फिर उसके बाद इधर 2 दूनी कितना, ये भी 4, और नीचे कितना 4, कॉमा लगाया, 8 दूनी कितना 16, 2 दूनी कितना 4 और नीचे 4। इसका मतलब यहाँ से बचेगा 0/4, यहाँ से बचेगा 20/4 और 0/4 का 0 हो गया, 20/4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। इसका मतलब जो हमारा बीच वाला Q वाला पॉइंट है उसके निर्देशांक 0,5 होंगे। इस तरीके से हम लोगों ने Q के निकाल दिए। अब किसके निकालने हैं, बिंदु R के निर्देशांक निकालने हैं। देखो कैसे निकाला जाएगा, हम लोग लिखेंगे बिंदु R के निर्देशांक, और बिंदु R के निर्देशांक लिखने के लिए हम लोग इसको अब साफ कर देते हैं, वरना फिर जगह नहीं बचेगी। समझ में आई ना बात। अब R के निकालो, देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए जो हमारा अनुपात होगा वो क्या होगा, बिंदु R के लिए अनुपात डैश m अनुपात n बराबर 3 इधर 1 उधर, मतलब 3 अनुपात 1 होगा। ठीक, अब इसको हल करो तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे R के निर्देशांक, R के क्या कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आप बताइए मुझे। आप कहेंगे सर m x2 प्लस n x1 फिर m प्लस n। समझ में आ रही ना बात। हम बस इसलिए पूरा क्वेश्चन बता रहे हैं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में गलत करके ना आए, ताकि आप ये ना कह सकें सर काश आपने बता दिया होता तो मेरा क्वेश्चन छूटता नहीं। ना जाने कौन सा आ जाए क्वेश्चन। 3 लिखा, x2 के वैल्यू कितना है, 2 है, n की वैल्यू कितना है, 1 है, और x1 का वैल्यू कितना है, -2। उसके बाद बटे में 3 + 1 कॉमा, m का वैल्यू कितना है, 3 है, y2 का वैल्यू कितना है, 8 है, प्लस n का वैल्यू कितना है, 1, और y1 का वैल्यू कितना है, 2, बटे में हम लोग लिखेंगे 3 + 1, 3 दूना कितना 6, 2 1 कम कितना 2 और बटे में 4। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ज़रा ध्यान से, 8 तिरिक 24, तो हमने लिखा 24, उसके बाद 2 1 कम 2 बटे में 4। अब देखो ज़रा ध्यान से, तो 6 में 2 गए तो 2, मतलब 4/4 आएगा, 6 में 2 गए तो 4, है ना, इतनी क्लियर बात। 24 में 2 जुड़ गए 26, 26/4। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 4 से 4 गया ख़त्म, 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा, यहाँ लिखते हैं 1 बचा। उसके बाद 2 दूनी 4 और ये हो गया 13, इसका मतलब 1,13/2, और ये हमारा तीसरा आंसर हो गया है। अब आपके इतने क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है ना, वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम आपको क्या बताएं आपको, क्वेश्चन ही बता सकते हैं आपको। इसलिए अब इसको आप अपनी कॉपी पे कर लीजिए नोट, और इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ताकि उसको आप जल्दी से कवर करें और पूरी ये एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म हो जाए। तो चलिए अब करते हैं इसको साफ, और आपको बताते हैं कि 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयार करेंगे, कैसे उसे लिखेंगे। तो आपको एक बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है,
पढ़ते हैं एक बार इसको। लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रोहम्बस बोलते हैं। इसका मतलब एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोहम्बस। उसके बाद क्या कह रहा है? जिसके शीर्ष मतलब उसके वर्टेक्स दे दिए हैं, कोऑर्डिनेट दे दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? इसी क्रम में, मतलब ऑर्डर को चेंज नहीं करना है कि पहले आप पहला लिख दो बाद में तीसरा लिख दो। फिर उसके बाद क्या दिया है? 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1 है। इतनी बात दे दी है। उसके बाद कुछ संकेत भी दिया है। तो जो संकेत दिया है ना, आपको एग्जाम में कोई भी संकेत नहीं देगा, इसलिए आपको इस संकेत को अपने दिमाग में रख लेना है कि संकेत क्या है कि जो समचतुर्भुज होता है ना, उसका क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। क्लियर बात? 1/2 विकर्णों का गुणनफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका मतलब एरिया ऑफ रोहम्बस इक्वल टू 1/2 और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो अब देखो जरा ध्यान से, हम इस क्वेश्चन को ना एक बार अगर कहें तो इंग्लिश में पढ़ दें। क्या करोगे पढ़ के? वर्टेक्स दिए हैं और एरिया ऑफ रोहम्बस हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं? एक हम लोग रोहम्बस बनाते हैं, मतलब एक चतुर्भुज बनाते हैं। और कैसा चतुर्भुज? समचतुर्भुज। देखिए जो समचतुर्भुज होता है ना, वो वास्तव में आपका जो है वो वर्ग ही होता है, लेकिन दोनों में एक फर्क होता है। फर्क ये होता है कि उसके सारे एंगल 90 नहीं होते, मतलब उसके एंगल 90 नहीं होते, कुछ और होते हैं। तो इसीलिए मैंने देखो थोड़ा तिरछा बनाया। अब देखो जरा ध्यान से, ये हमने ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा, ये डी लिखा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त। क्या किया? 3,0, फिर उसके बाद 4,5। क्रम नहीं बदलना है कि इसको यहाँ लिखा फिर इसको वहाँ टपका दिया। और इसको हमने लिखा -1,4 और उसके बाद -2,1। तो -2,-1। अब हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है? उसे हम इधर लिखते हैं। क्या पता है? समचतुर्भुज मतलब एरिया ऑफ रोहम्बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसका मतलब विकर्णों में जो दोनों विकर्ण आएंगे उनका हम लोग गुणनफल कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जरा बताते हैं आपको। प्रोडक्ट ऑफ हम लोग लिखेंगे डायगोनल्स। तो 1/2 हो गया। विकर्णों का गुणनफल मतलब मेरा पहला विकर्ण, यहाँ से देखें आप, जरा पेन को जरा बदल दें, माहौल थोड़ा बदल जाए। ये AC हो गया, मतलब ये पहला विकर्ण AC हो गया। फिर उसके बाद दूसरा कितना हो गया? ये BD हो गया। तो ये BD हो गया। इसका मतलब हमें कुछ भी करके, देखिए मैंने उल्टा किया क्वेश्चन, हमें कुछ भी करके AC को फाइंड करना होगा और BC को भी फाइंड करना होगा। अब ये AC BC कैसे फाइंड होंगे, मतलब AC और BD कैसे फाइंड होंगे? AC वास्तव में है क्या? AC जो है ना वो एक रेखा है और ये मतलब ये एक विकर्ण है। इसकी दूरी कैसे निकलेगी? इसकी और इसके बीच की दूरी, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। भूल तो नहीं गए हो ना? 7.1 एक्सरसाइज याद है ना? मुझे नहीं, आपको याद है ना? 7.1 एक्सरसाइज, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले निकालेंगे, इसको लिखेंगे हल। और हल में क्या लिखेंगे? हल नहीं चलाएंगे, लिखेंगे AC की दूरी निकालेंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो AC की दूरी, फार्मूला लगाया, क्या लिखा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर भूल गए हो तो आई बटन ऊपर दी गई है, क्लिक करो, झट से देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। उसके बाद देखो, अब हम ना इसमें खेलते हैं खेल। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। देखो जरा ध्यान से, x1 कितना? 3 है, x2 कितना है? -1, मतलब -1 और -3, -1 -3। क्लियर बात? और उसके बाद होल स्क्वायर। -3 कहाँ से आ गया? हमने जानबूझ के नहीं बदला है, ये वाला माइनस है। x1 हमारा 3 है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? फिर उसके बाद देखो y2 की वैल्यू हो गई 4 और y1 की वैल्यू है 0। वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा ध्यान से, -1 -3, -1 -3 कितना हो गया? आप कहेंगे सर -1 -3 कितना होगा? 4 -4 का कितना? होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब उसके बाद हमने देखा 4 में 0 गया तो 4 और 4 का होल स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट लगाया। 4 का होल स्क्वायर और 16 और माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, 16 + 16।
अब 16 + 16 को लिखेंगे √32 और इस 32 के कर देंगे फैक्टर। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। 32 के कर देंगे फैक्टर, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार? 5 बार। अगर हमने 6 बार बोल दिया है तो एक मेरे दिमाग से काट दो। अब देखो जरा, 2 2 हो गया, इसका जोड़ा बाहर, इसका जोड़ा, और अंदर रहेगा ये 2 अंदर। इसका मतलब कितना आया? 4√2 आया। तो इसकी ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक अपनाओगे ना तो एकदम फिर दिमाग का एकदम भरता हो जाएगा, बेकार। अब देखो ज़रा ध्यान से, अब क्या किया, इसी में मेरे पास जगह नहीं बची थी तो यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, AC की दूरी हो चुकी है, अब हम लोग लिखेंगे BD की दूरी। BD की क्या दूरी, और फॉर्मूला क्या होता है? वही फिर से x2 - x1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद में बीच में क्या प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से अगर फिर से देखा जाए तो जो हमारा बराबर के नीचे बराबर नहीं है तो क्या हुआ, आप लगाएंगे x2 की वैल्यू फिर से इसमें बदल गई। ये हमारी इस बार x1 हो गई, ये y1 हो गई, ये हमारी x2 हो गई और ये y2 हो गई। तो x1 और ये x2 और ये x1 -2 -4 लिखेंगे हम लोग। -2 -4। अच्छा -4 क्यों लिखा? क्योंकि x1 की वैल्यू कितनी है? 4 है और ये आगे माइनस। क्लियर इतनी बात? उसके बाद प्लस लगाया। y2 की वैल्यू देखकर बताओ, -1 लिखा है, -1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है? 5, तो हम लोग 5 लिखा है, माइनस का 5 लिखेंगे। और अगर आप इसको y2 मानते तो पहले इसको लिखते 5 -1 था तो चिन्ह बदल जाता, प्लस हो जाता, क्योंकि जो बाद में होता है उसका चिन्ह ये बदल देता है फॉर्मूला। उसके बाद देखो, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो -2 -4 -6 का होल स्क्वायर, और ये भी हो गया -6 का होल स्क्वायर। अब -6 मतलब ये हो गया 36, और इधर भी मिल गया 36। अब देखो जरा एक ट्रिक बताएं, अगर कोई इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर मिल जाए, 36 लिखा है ना, अगर परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर मिल जाए तो उसका तुम लोग बाहर निकाल लेना उसको, और रूट के बाहर वो बाहर निकलेगा, कितना होगा? 6। और कितनी बार ये लिखा है? 2, इसका मतलब 6√2 आएगा। आई बात सुनने? लेकिन अगर ऐसे करोगे ना तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के सर के ऊपर से ऐसे चला गया जैसे कोई ब्लेड मार दी गई हो धारदार। देखो जरा ध्यान से, √36 कितने होगा? 72। ऐसे लगाया। अब इसको हमने 2 लिखा, 2 से गुणा किया, फिर 36 आया, फिर 2 से गुणा किया, 18 आया। मतलब भाग करते जा रहे हैं, बोल लग रहे हैं हम। 2 से किया 36, फिर 2 से किया कितना हो गया? जो है 18 हो गए, फिर 2 से किया 9 हो गया, फिर 2 से किया तो 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 होगा, फिर 3 से किया और ये हो गया ख़त्म। देखो जरा ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 72। अब इसका जोड़ा बना, इसका बना, इसका मतलब ये 2 बेचारा के लिए अंदर रह गया। ये 2 बाहर, ये 3 बाहर, 2 निकला तो 2 बाहर, 3 निकला तो 3 बाहर, 2 3 6, मतलब कितना? 6√2। आगे बात सुनिए, 2 बाहर निकला, 3 निकला, 6√2 हो गया। इसका मतलब ये आ गया और ये आ चुका है। अब इन दोनों को वहाँ पर टपका दो। क्या करो? 1/2, और AC की वैल्यू अभी निकाल ही चुके थे, कितनी थी? 4√2। है आसान कि नहीं? और BD की 6√2, 6√2 लिखा। अब हमने देखो क्या किया, 1/2 पड़ा रहने दो, खेल मत करो। 1/2, 4 को 6 से गुणा करो, कितना? 24। √2 को √2 से करो, कितना? 2। आसान है। रूट को रूट के साथ, जो हमारा होल नंबर है उसको होल नंबर के साथ। अब देखो 2 से ये 2 ना खत्म। अब इसका मतलब बचा कितना? 24। और हम लोग यूनिट क्या लिखेंगे? क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग। इसका मतलब जिसका भी क्षेत्रफल आप निकालोगे, अगर ये सारी दूरियां मात्रक में निकलती तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मात्रक होगा। अगर इसकी सारी दूरियां मीटर में होती तो वर्ग मीटर लिखते, या फिर हम लिख सकते हैं मात्रक स्क्वायर। तो मात्रक स्क्वायर अच्छा नहीं लगेगा, क्या लिखेंगे? वर्ग मात्रक। मतलब हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या अब मुझे अब जल्दी से बताओ, मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताकर जाएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अगली क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए। 7.3 एक्सरसाइज का वीडियो कल ही आने वाला है, और उस पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में हम समाप्त करेंगे। इसका मतलब पाँचों जितने भी क्वेश्चन हमको बताने हैं वो सारे के सारे एक ही वीडियो में आपको हम बता देंगे, और फॉर्मूले के साथ शुरुआत करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात
कि साइंस की क्लास इन दिनों नहीं हो रही है, लेकिन जल्द ही बस आने ही वाली है। सैटरडे आने ही वाला है, मेरी छुट्टी होने ही वाली है, और जैसे ही होती है छुट्टी हम आप लोगों के लिए लगातार क्लास लेके आएंगे, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूँ और मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी मेहनत आप लोग कीजिए ताकि बहुत सारे अच्छे नंबर आप लोग लेकर आएँ। बेस्ट ऑफ लक।